स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी तक हमने कल अपनी नई यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ओके, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं जिनके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स है वो हो जाते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीईएम। क्लासिफिकेशन ऑफ पीईएम, पीईएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। तो देखिए क्या है, पीईएम may be classified according to severity, clinical features and the energy और प्रोटीन डेफिसिट। तो पीएम को जो क्लासिफाइड किया गया है वो किस किस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, उसके क्लिनिकल फीचर्स जो शो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड द अदर वन इज एनर्जी और प्रोटीन डेफिशिएंट कैसा है उस हिसाब से कि प्रोटीन और एनर्जी की कितनी या किस प्रकार की डेफिशिएंसी है बच्चे के अंदर। इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पीईएम का क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ओके, अब वो यहीं से क्वेश्चन बना के दे देगा, द पीएम मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, क्लिनिकल फीचर्स, एनर्जी और प्रोटीन डेफिशिएंट, या फिर टाइम। टाइम, ओके, या टाइम की जगह कोई और वर्ड वो आपको इंक्लूड करके दे दे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, सीवियरिटी क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन बॉडी मेजरमेंट, मीन्स वेट एंड हाइट। और जो सीवियरिटी हम मेजरमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सीवियरिटी का, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किस पर बेस्ड होता है हमारा, बॉडी मेजरमेंट। और बॉडी मेजरमेंट में भी हम किस चीज को मेजर करते हैं ज्यादातर, वेट एंड हाइट। ओके, किस किस पर, वेट एंड हाइट पर। ओके, अब आगे देखिए, आगे इसमें इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है, वेट ऑफ मोर देन 80% ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर एज इज टेकन एज नॉर्मल, है ना। अब जो वेट होता है वो मोर देन 80% है, या अगर किसी की एज, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी एज है 6 मंथ, कितनी एज है उसकी, 6 मंथ या फिर 5 मंथ, तो उसकी एक्सपेक्टेड उसका वेट कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए उसका? अच्छा, बर्थ के टाइम पर बेबी का वेट कितना होना चाहिए? 2.5। अब मान लीजिए 2.5 केजी उस टाइम पर था, बर्थ के टाइम पर 2.5 केजी, तो अब 5 मंथ बाद कितना हो जाएगा, 5 केजी। और ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी बेबी का वेट जो है बच्चे का वो 80% और उससे मोर है तो वो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। कैसा मानते हैं? अब 5 की जगह पर मान लीजिए किसी बेबी का वेट 4.5 केजी है, तो ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? नॉर्मली होगा। अगर ये वेट 3 केजी पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा क्या ये, फिर एब नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया ना कि किसी भी बच्चे का वेट अगर 80% या उससे ज्यादा है उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो हम उसे नॉर्मल में काउंट करेंगे, फिर हम उसे किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पीईएम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ओके, इतना समझ में आया? इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम बात करने वाले हैं जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी ग्रेडिंग्स बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है, ग्रेड बनाई गई है। ठीक है, तो मेनली जो माल न्यूट्रिशन है उसकी कितनी ग्रेड बनाई गई है, 4। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड द लास्ट वन फोर्थ ग्रेड। कितनी ग्रेड है?
4 ग्रेडें बनाई गई, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से, इसमें से ये यहां से क्वेश्चन बनता है, ये मैक तक पूरा, तो ये इंपोर्टेंट है पूरा ये टॉपिक, ठीक है। तो 4 ग्रेडेज है। अब 4 ग्रेडेड में हम देखते हैं कि चारों ग्रेडों का क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड देखिए, फर्स्ट ग्रेड में कितने परसेंटेज तक माना जाता है, 71 to 80%, ओके। अगर किसी बेबी, जो कोई बच्चा है जो माल न्यूट्रिशन या पीएम से का, जो पीएम से क्या है सफर कर रहा है, अगर उसका जो वेट है, उसका वेट अगर कितना आ रहा है, उसकी एज के वेट से 71 से 80% के बीच में आ रहा है, तो उसको हम किस प्रकार की माल न्यूट्रिशन के ग्रेड में काउंट करेंगे, फर्स्ट में। सेकंड में कितने में करेंगे, सेकंड का देखिए 61 to 70%, ओके। हाँ हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ओके। ठीक है, पहले हमें ग्रेडिंग्स देख ले नॉर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेडिंग में कब मानेंगे, जब उसका जो बेबी का वेट है वो 71 से 80 kg के 80% के बीच में रह जाएगा। सेकंड ग्रेड में कब मानेंगे, जब उसका वेट और कम हो गया, नॉर्मल नॉर्मल मान लीजिए किसी का 5 मंथ बाद उसका बेबी का वेट 5 किलो होना चाहिए था, अब वो कितना रह रहा है, 61 से 70 के बीच है, मतलब वो 3-3.5 किलो पर ही रह गया, ठीक है। तब सेकेंड थर्ड में देखेंगे हम, थर्ड जो ग्रेड है वो ग्रेड है हमारी कितनी, 51 to 60%। और फोर्थ वन है लेस देन 50%, अगर 50% से भी कम वजन हो गया तो वो किस में आ जाएगा, फोर्थ ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन में, ओके। इतना समझ में आया, ओके। परसेंटेज निकालना पड़ा है, पहली बात तो याद रखना वो आपसे यहां से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, किसी भी प्रकार का आपको घुमाएगा नहीं, ठीक। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए नॉर्मल, कि नॉर्मल वेट कितना होता है। मान लीजिए कोई बेबी है, ठीक है, जिसका बर्थ के टाइम पर वेट था, कितना था, 3 kg था, ओके। 6 मंथ बाद उसका वेट कितना होना चाहिए, मतलब 5 मंथ बाद 6 kg होना चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका 6 kg वेट नहीं है, ठीक है, कितना वेट है, कम है, ठीक है, कितना कम है, अब देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि 80% तक अगर किसी का वेट रहता है या 80% से ज्यादा है, तो अब हम उसे कैसा मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। अब 5 की जगह पे, अगर 6 की जगह पे इसका वेट अगर 5 kg होता तो ये नॉर्मल होता कि नहीं होता, तो ये फर्स्ट ग्रेड में आ गया, ठीक है। अब वो यहां से डाउन हो गया, अब यहां से वो 4 kg पर पहुंच गया, तो ये कौन से पे आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, सेकंड पर पहुंच गया, मतलब 61 से 70 के बीच में, ठीक है। अब ये इससे भी कम हो गया, इससे भी कम कितना हो गया, 4 पॉइंट, मतलब रुकना, अब ये कम कैसे हो गया, 4 से भी कम पे हो गया, 3.7 kg रह गया, या 3.5 kg रह गया, तो ये किस ग्रेड में आ गया, थर्ड ग्रेड में। और अगर अब बेबी का वेट मान लीजिए 2.1 kg ही रह गया, ठीक है, मतलब, हाँ, तो फिर वो किस में आ जाएगा, फोर्थ ग्रेड में, ओके। हाँ, ओके, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो वर्ड पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, मैंने कहा था एक स्टंटिंग और एक वॉस्टिंग, पढ़ाया था कि नहीं, और मैंने कहा था इनको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे यूनिट में, इनको पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा और आपको टर्म पूछ बता देगा कि इनको इसकी ये किसकी डेफिनेशन है, या फिर
वो टर्म दे देगा और इसके अंदर क्या कितने परसेंटेज हाइट मापते हैं आप या फिर वेट मेजर करते हैं इसके बारे में पूछेगा। तो पहले हम टर्म पढ़ते हैं स्टंटिंग। तो देखिए स्टंटिंग क्या है। It is defined as a child having height less than 90% from the median height for age according to WHO reference standard. WHO के अकॉर्डिंग जो हाइट का स्टैंडर्ड दिया गया है, अगर किसी बच्चे में जो हाइट है वो 90% से कम पाई जाती है, जो मीडियन हाइट, एक नॉर्मल जो हाइट होनी चाहिए जिस एज ग्रुप में है किसी बच्चे की, उससे अगर 90% से कम हाइट पाई जाती है तब हम उसे स्टंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टंटिंग में हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं? हाइट नापते हैं। कितने परसेंट से कम होनी चाहिए तब हम स्टंटिंग बोलेंगे? हाँ, स्टंटिंग में आ जाएगा। ओके, दो चीजें याद रखें स्टंटिंग में, 90% से कम हो अगर हाइट है, मीडियन जो स्टैंडर्ड बताया गया डब्ल्यूएचओ उसके अकॉर्डिंग, ये, और इसके अंदर हम स्टंटिंग के अंदर हाइट को मेजर करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वेस्टिंग की। ओके, वेस्टिंग के बारे में देखिए क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड हैविंग लेस देन 80% वेट फॉर हाइट फ्रॉम द मीडियन ऑफ WHO रेफरेंस स्टैंडर्ड। वेस्टिंग क्या होता है? किसी भी बच्चे में जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए उससे कितने परसेंट कम पाया जा रहा है? 80% कम पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। अब मुझे बताइए, हाँ 80% से, तो वेस्टिंग जो है, वेस्टिंग के अंदर जो हाइट नापते हैं या वेट नापते हैं? वेट फॉर हाइट, लेकिन मेजर क्या कर रहे हैं इसमें, हाइट या वेट? वेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। ओके, तो अब वेस्टिंग में कितने परसेंट से कम वेट होता है अकॉर्डिंग टू हाइट? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आप मुझे बताइए। चलिए, हाँ, वेस्टिंग का मीन्स है कि किसी बेबी, कोई भी बच्चा है जिसकी एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, उस हाइट पर उसका जो वेट होना चाहिए उससे 80% कम वेट रहा है या हो रहा है। कितना कम आ रहा है? 80% से कम वेट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। ओके, समझ? हाँ, 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 कम आ जाता है, तब हम उससे क्या बोलेंगे? किस कैटेगरी में रख देंगे? फर्स्ट ग्रेड में, और साथ में वेस्टिंग, वो वेस्टिंग की कंडीशन में आ जाएगा वो। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ, पाउंड, पाउंड वेट की एक यूनिट है। जैसे अपने यहाँ पाउंड में नहीं मापा जाता, ठीक है, अपने यहाँ केजी में नापते हैं अपन, किलोग्राम में नापते हैं। इसी प्रकार से बाहर, बाहर बहुत सी जगह पे बाहर में जो वेट काउंट किया जाता है वो पौंड में किया जाता है। ठीक है, ये वेट मेजर करने की यूनिट्स हैं। क्या? अभी मूव की कहाँ है मैंने? अभी मैंने मूव नहीं की है ना। इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं अपनी, है ना। अगर मैं ऐसे एक एक लाइन पर अपन आधे आधे घंटा खर्च करते रहेंगे अभी अपना, तो फिर अपना सिलेबस कैसे होगा? ओके, चलिए, अब हम पढ़ते हैं मैक। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, इसको एम मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए क्या है। दिस इज नोन एज द एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक क्राइटेरिया फॉर चाइल्ड बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज। और जो मेक यूज किया जाता है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो यूज किया था, वो कितने से कितने एज के बच्चों में किया जाता है?
1 to 5 years, ओके। वो आपको एज क्राइटेरिया दे देगा, 1 to 2 year, 1 to 3 year, 1 to 5 year, 1 to 6 years, तो कितना रहेगा? 1 to 5 year। नेक्स्ट देखिए, मैक फॉर 1 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, और 1 से 5 साल तक का बच्चा है उसका जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? हाँ, मोर देन, ओके, 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा। अगर दोज विथ अ मेक ऑफ लेस देन 12.5 सेंटीमीटर कंसिडर माल, और अगर किसी बच्चे का जो मिड अपर सरकमफेरेंस है वो 12.5 से कम आता है, 12.5 से सेंटीमीटर से कम आता है, तब हम उसे किस क्राइटेरिया में रख देंगे? माल नरिस्ट में। इसके अलावा दोज बिलो 11.5 सेंटीमीटर आर क्लासिफाइड एज हैविंग सीवियर माल न्यूट्रिशन, और अगर किसी बच्चे का जो है मिड अपर सरकम 11.5 से कम आता है तब हम उसे किस में रख देंगे? तो आप मुझे बताओ नॉर्मल कितना होना चाहिए? 13.5 से ज्यादा। अगर 12.5 है तब हम उसे माल न्यूट्रिशन में रखेंगे, और 11.5 और उससे कम आ गया तब हम उसे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में रख देंगे, ओके। आगे देखिए, नॉर्मल 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर आर कंसिडर्ड बॉर्डर लाइन, और बॉर्डर लाइन कितने से कितना मानते हैं? ओके। इसको हम अब इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि अगर किसी बच्चा है और उसका मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस 12.5 से कम आ रहा लेकर 13.5 तक के बीच में आ रहा है, तब हम उसे कहाँ रखेंगे? माल नरिज्ड में, सीवियर माल नरिज्ड में, बॉर्डर लाइन पे, या इनमें से किसी में नहीं? बॉर्डर लाइन पे। वो आपसे पूछ लेगा कि सीवियर माल नरिज्ड बच्चे का मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस कितना होगा? 12.5 से कम, 11.5 से कम, 13.5 से 12.5 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? ओके, समझ में आ गया कि नहीं? ओके। और अब एक और चीज सुन लीजिए आगे। इसमें जो हम टैप यूज करते हैं उस टैप का नाम है साकिर टैप। कौन सा टैप? साकिर टैप। इस प्रकार का ये टैप होता है। इसमें रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है, ये कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन से? वो आपसे पूछ लेगा साकिर टैप में इनमें से कौन सा कलर कोड नहीं पाया जाता? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। क्या? ब्लू, ओके। चलिए आगे देखिए, कौन सा टैप यूज किया जाता है? साकिर टैप। कितने से कितने? हाँ बोलो। हाँ बोलो। मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस जो है वो छोटे बच्चों में 1 से 5 साल तक के बच्चों में किया जाता है, ओके। पहली बात। दूसरी बात, जो 1 से 5 साल तक के बच्चों में किया जाता है। दूसरी बात, जो 1 से 5 साल तक के बच्चे उनका नॉर्मल मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस कितना होना चाहिए? 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, ओके। 13.5 या उससे ज्यादा। अगर किसी बच्चे का मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस 12.5 सेंटीमीटर आता है तब हम उसे माल नरिज्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माल नरिज्ड। और अगर 11.5 से कम आता है तब हम उसे क्या बोलेंगे? सीवियर माल नरिज्ड बोलते हैं। और 12.5 से लेकर 13.5 के बीच में अगर किसी का जो मैक आता है तब हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? बॉर्डर लाइन कैटेगरी में रखते हैं। मिड अपर सरकम आर्म फेरेंस को मेजर करने के लिए किस प्रकार के टैप को यूज करते हैं हम? साके टैप। साके टैप के अंदर कितने कलर होते हैं? कौन कौन से? रेड, येलो, ग्रीन। अब आगे देखिए,
अब हम देखते हैं कि ग्रीन में आएगा तब अब क्या रहेगा। अच्छा, रेड किसको शो करता है? तो देखो, सीवियर को, तो रेड पोर्शन होगा वो कितने से बिलो रहेगा? सॉरी, फिर से बोलिए। सॉरी, एक बार फिर से देखकर बोलें। हाँ, रेड का बिलो किससे बिलो चला जाएगा, क्योंकि रेड 12.5 से कम होकर पहुंच गया तो फिर वो माल लिस्ट में पहुंच जाएगा कि नहीं, 11.5 पर। ठीक है, तो रेड अगर 12.5 सेंटीमीटर से कम पर चला गया तो वो रेड पोर्शन रहेगा। और येलो कब रहेगा? जब 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर तक रहेगा। और ग्रीन सबसे सेफ जोन रहता है, जो रहता है 13 मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? दिस इंक्लूड्स ग्रोथ फेलियर रहेगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, उसे बार बार इन्फेक्शन लग जाएगा बच्चे को। डिक्रीज एक्टिविटी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उसकी एक्टिविटी अच्छे से वो खेलेगा कूदेगा नहीं, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। साथ में उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जैसे कि एनीमिया हो सकता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड दीज चिल्ड्रंस ऑल्सो हैव लॉस ऑफ मसल मास। मसल मास लॉस हो जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, स्टंटिंग या वेस्टिंग? वेस्टिंग। और इंडिकेटेड बाय डिक्रीज इन मैक, और इसका मतलब क्या है? अगर मसल मास डिक्रीज हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो किस 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 कैटेगरी में, किससे सफर करेगा, क्या आएगा उसमें? उसका जो मैक है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखना, वो ऐसे दे सकता है कि एक बच्चा है जिसकी एज 5 साल है, उसका मैक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है, या फिर उसके अंदर लॉस पाया जा रहा है मसल मास का, मीन्स वो वेस्टिंग का शिकार है। तब उसका जो मैक है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ओके, चलिए। अब आगे हम बात करते हैं, क्या है कि टू मैन क्लिनिकल सिंड्रोम्स ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर किसी बच्चे में सीवियर माल न्यूट्रिशन हो गया है तो उसके कारण हमें दो जो मेन जो डिजीज सिंड्रोम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एक मरासमस एंड सेकंड वन क्वासियोरकर। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? अब ऑल द मिक्स्ड पिक्चर ऑल्सो, और कभी कभी ये इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स किसी बेबी या किसी बच्चे के अंदर दिख सकते हैं। एंड दीज आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल। और क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल फाइंडिंग्स और क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्टम्स है उनके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई जो बेबी है या कोई बच्चा है वो क्वासियोरकर से सफर कर रहा है या फिर मरासमर से, या दोनों से। ठीक है। अच्छा, मरासमस किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, बताओ जल्दी। क्या? और क्वासियोरकर? याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें बहुत से। ओके, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं मरासमस के बारे में। तो देखिए मरासमस क्या है। मरासमस, इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years। और ये ज्यादातर किस एज के बच्चों में पाया जाता है? 1 से 5 year। दिस इज ड्यू टू दियर इंक्रीज्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। और इसके अंदर किसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है? कैलोरी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और साथ में ही क्या रहता है, जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शन, और इसको जल्दी से इन्फेक्शन क्या हो जाता है, लग जाता है ना, लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। and it results from the baby's physiologic adaptation to starvation to in response to severe deprivation of calories and other nutrients। और इसमें क्या होता है, जो बेबी की जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, जो मतलब जितनी उसकी नीड है, जितना उसे न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए,
उतनी उसे उसको जो फूड दिया जा रहा है या जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है उससे वो उसकी फुलफिल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, जब ऐसी कंडीशन आती है जितना बच्चे को एनर्जी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तब वो बच्चा क्या होता है, जितनी कैलोरी की डिमांड उसकी बॉडी को है उतनी वो उसको नहीं मिल पा रही है, तब वो जो बच्चा रहेगा वो मरासमस से सफर करने लगता है। ओके, और उसमें कैलोरी का जो एनर्जी है वो डिप्रीवेशन होने लगता है, कम होने लगती है, जिस कारण उसकी कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट, मरासमस इज मोर कॉमन देन क्वासियोरकर, इट इज कैरिड बाय द फॉलोइंग। और मरासमस ज्यादा पाया जाता है या क्वासियोरकर? ये देखो क्या लिखा है, मरासमस इज मोर कॉमन देन क्वासियोरकर। क्वासियोरकर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो मरासमस ज्यादा पाया जाता है। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या रहेगा मरासमस का, बॉडी वेट का क्या रहेगा, बॉडी वेट इज लेस देन 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज। जो बच्चे का बॉडी वेट रहेगा वो कितने परसेंटेज से कम हो गया, 60 से कम हो गया, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड, थर्ड ग्रेड में चला गया। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, मसल वेस्टिंग ऑफन स्टार्ट्स इन द एक्सिला एंड ग्रोइन फॉलोड बाय थाई, बटक्स, चेस्ट, एब्डोमेन, फाइनली द फेशियल मसल्स। और जो मसल वेस्टिंग होगी वो कहाँ कहाँ की होती है? अरे ये पिक्चर देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। वो आपसे पूछ सकता है मरासमस में जो मसल वेस्टिंग होती है वो किस किस रीजन की होती है बच्चे की, इस कहाँ की सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो एक्सिला एंड ग्रोइन रीजन की। ओके, नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑडिमा। मरासमस के अंदर ऑडिमा नहीं होता है, याद रखना। ओके, उसके शरीर पर सूजन नहीं आती है, वो किस में आती है, कौन सी डिजीज में आती है, क्वासियोरकर में। वेरी गुड, ठीक है। अगर ऐसे याद रख पाते तो ऐसे याद रखना, एमओ क्या रखोगे, एमओ। ठीक है, तो जो मरासमस रहता है उसमें नो, क्या नो रहती है, एडिमा नो रहता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन अपियर इमर्सियल, इरिटेबल, वीक, लेथार्जिक एंड हैव ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया। और जो ये मरासमस से अफेक्टेड जो बच्चा रहेगा वो कैसा रहेगा, चिड़चिड़ा, कमजोर, लेथार्जिक, कोई एनर्जी नहीं है, शरीर में जान नहीं है, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, उसकी पल्स कम चलेगी, हाइपोटेंशन, बीपी भी कम रहेगा, हाइपोथर्मिया भी रहेगा। ओके, और उसकी जो स्किन रहेगी वो कैसी रहेगी, ड्राई, सूखी, रिंकल, जैसे बूढ़े लोगों की हो जाती है। एंड लॉसेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सब, क्योंकि इसकी बॉडी से क्या लॉस हो रहा है, सबक्यूटेनियस। अब वो पूछ लेगा कि सबक्यूटेनियस फैट का लॉस किस डिजीज में पाया जाता है, क्वासियोरकर, मरासमस, किस में पाया जाता है, मरासमस में। ओके, नेक्स्ट, द लॉस ऑफ बक्कल फैट पैड्स ऑन द फेस गिव्स एज अ चाइल्ड एंड अपीयरेंस ऑफ मंकी। और मंकी फेस किस डिजीज में देखने को मिलता है बच्चे के, तो क्वासियोरकर में नहीं, मरासमस में, क्योंकि उस पे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा उसके फेस पर भी कौन सा सबक्यूटेनियस फेस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं। आप तो एम से याद रखो, एम से मंकी फेस। ओके, और एम से ओ, तो एनओ, तो ऑडिमा नहीं पाया जाता, मंकी फेस प्रेजेंट रहता है, सबक्यूटेनियस फेस का लॉस होता है, उसकी स्किन रिंकल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बच्चा वेस्टिंग की कंडीशन में आता है, ये सारी चीजें। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, दीज चिल्ड्रंस आर यूजुअली अलर्ट विथ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। और वो किस, उसको सबसे ज्यादा क्या लगती रहती है, भूख लगती है। ओके, ये थे मरासमस के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी को डाउट मरासमस के कैरेक्टरिस्टिक्स में?
मरासमस में इसलिए आएगा क्योंकि ओल्ड मैन साइन मैंने बोला तो उसकी स्किन कैसी हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाता है खुद ही, है ना। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं क्वासी और करके। अगर वो आपसे मरासमस के 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है और पूछता है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बता दोगे? ओके। अगर मरासमस होगा तो उसमें एडिमा रहेगा कि नहीं? सबक्यूटेनियस फैट क्या रहेगा, ज्यादा या लॉस रहेगा? उसका फेस क्या, स्किन कैसी रहेगी, ड्राई, रिंकल्ड या फिर फैटी? ड्राई रिंकल्ड। और बच्चा वेस्टिंग की कंडीशन में आएगा। ओके। ओके, अब हम बात करते हैं क्वासी वर्कर की, ठीक है। देखिए, द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम गा लैंग्वेज ऑफ गना, अफ्रीका, विच मीन्स डिजीज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ अ सेकेंड चाइल्ड, सॉरी, और द सिकनेस ऑफ द बेबी गेट्स व्हेन द न्यू बेबी कम्स। क्वासी योरकर का दूसरा नाम क्या है? द डिजीज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। ओके, मीन्स ये बोल सकते हैं कि सेकेंड क्वासी योरकर दूसरा नाम क्या है कि ऐसी बीमारी जो किससे संबंधित है, किसी दूसरे बच्चे के जन्म से संबंधित है। जैसे एक बेबी किसी को हो गया, सेकंड बेबी आ रहा है, तब हम उसे बोलेंगे, तब ऐसी प्रकार से हम इसको बोलते हैं कि जो क्वासी ओरकर है उसका दूसरा टर्म क्या है का डिजीज एसोसिएट विद द सेकंड बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ओके, या फिर द सिकनेस ऑफ द बेबी गेट्स व्हेन द न्यू बेबी कम्स, और जैसे ही कोई नया बेबी आ रहा है और जो पहला वाला है वो बीमार हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वासी ओरकर। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? और क्वासियोरकर में डाइट किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे हमें। डिक्रीज इन बॉडी वेट बिटवीन 60 to 80% एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज, और इसमें भी इसका बेज वो जो वेट कम होगा वो कितने से कितने परसेंट रहेगा? दूसरा देखिए, इसमें जनरलाइज्ड ओडिमा पाया जाएगा कि नहीं? एब्डोमेन डिस्टेंशन रहेगा या नहीं? लिवर हेपेटोमेगाली पाया जा सके, पाएगा कि नहीं? पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हेयर इसके कैसे रहेंगे, ड्राई, स्पार्स, ब्रिटल्स, इजीली प्लकेबल एंड डिपिगमेंटेड, appears resist yellow with adequate protein intake. The hair color is restored and may result in alternate brand of the pale and normal colored hair loss known as the flaxen. और जो उसके कलरों का रंग है वो कैसा हो जाएगा, ड्राई, एकदम वैसे रूखे रूखे से बाल।
ओके, यहां तक आ गए थे हम, सबको समझ में आया? वो आपसे पूछेगा फ्लैग साइन किस डिजीज में देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक नेक्स्ट क्या है, स्किन चेंजेस इंक्लूड साइनी वाइनिस्ड लुकिंग स्किन, डार्क इरेथोमाटिस, और इसकी स्किन कैसी, चमकदार, मोटी, सूजी हुई लगेगी, जैसे बच्चे को सूजन आ गई है बॉडी पे, उस प्रकार की। ओके, नेक्स्ट, पिगमेंटेड मैक्यूल्स और ड्राइनेस एंड रेसिडुअल हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, और स्किन कैसी, सूजी सूजी लगेगी, उस पर दाने दाने भी देखने को मिल सकते हैं, लाल 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 स्किन मिल सकती है। ओके ओके, फ्लैग साइन किस डिजीज के अंदर पाया जाता है? फ्लैग साइन का मतलब क्या होता है? हाँ, बस ये चीज याद रखें आप, कॉमनली ये चीज याद रखें कि उसके बाल जो रहेंगे वो रूखे सूखे रहेंगे। ओके, जितना हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी इजीनेस से याद रखेंगे उतना हमें सिंपल लगेगा। हम उसके ज्यादा स्टैंडर्ड याद रखेंगे तो ज्यादा स्टैंडर्ड में जो हमें आता है वो भी भूल जाएंगे। सही है गलत? सही है। ओके, अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, अब लास्ट, द चिल्ड्रन ऑल्सो हैव मसल वेस्टिंग बट टेंड टू रिटेन सबक्यूटेनियस। ठीक है, चलिए ये भी कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मरासमस और क्वासियोरकर दोनों जब साथ में पाया जाता है तब उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे? जब when the mixture mixed picture with features of both marasmus and kwashiorkor, that is also known as marasmaric kwashiorkor। जब मरासमस और क्वासियोरकर दोनों एक साथ मिक्स पाए जाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? मरासमरिक क्वासियोरकर। ओके, एंड दीज चिल्ड्रन हैव कंकरेंट ग्रॉस वेस्टिंग। उस टाइम पर भी क्या पाया जाएगा? वेस्टिंग पाया जाएगा, एडिमा रहेगा, फ्रीक्वेंट स्टंटिंग रहेगा, माइल्ड हेयर और स्किन चेंज मिलेंगे। इसके अलावा उसका लिवर फैटी मिलेगा। ओके, अब हम फिर बात करते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम। सैम का पूरा नाम क्या है? इसके कुछ क्राइटेरिया वो पढ़ लीजिए। सेम कैरेक्टर फीचर्स ऑफ एज मैक लेस देन, सेम कब दिखता है? जब उसका मैक कितने से कम आता है? पहले याद रखना सेम का क्राइटेरिया कितना रहता है, जब 11.5 सेंटीमीटर से कम आता है। इसके अलावा इसका जेड स्क्वायर याद रखना, वेट और हाइट का जेड स्क्वायर कितने से कम होता है? 3 बाइलेटरल। इंपोर्टेंट देखा होगा आपने, एक पेपर में ये पूछे भी जाता है कि नहीं पूछा जाता? लेस देन 3 है, बाइलेटरल नहीं है। क्या है? जेड स्कोर। जेड स्कोर कितना रहता है? लेस लेस देन 3। और बाइलेटरल पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओके, अब अगर आपसे वो पूछ ले कि एक बच्चा है जिसका मैक जो है वो 11.5 सेंटीमीटर से कम पाया जा रहा है, उसका हाइट और वेट का जेड स्कोर लेस देन 3 है और बाइलेटरल पिटिंग एडिमा है, तो वो बच्चा है वो किस डिजीज से सफर करेगा? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। वो आपसे पूछ लेगा सैम का जेड जो ग्रोथ हाइट एंड वेट जेड स्कोर है वो कितने से कम होता है? लेस देन 2, लेस देन 1, लेस देन 3, लेस देन 5? लेस देन 3। बाइलेटरल पिटिंग एडिमा किस डिजीज में देखने को मिलता है? सेम में। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत? ओके, आगे देखिए। ठीक है, अब इसमें कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल्स है उसकी का, केस स्टडी बनाई थी उसके। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके,
तो देखिए क्या मैनेजमेंट माल न्यूट्रिशन का करेंगे हम। इसमें कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज याद रखना है कि द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग इंक्रीजिंग द एनर्जी इनटेक अप टू, कितनी एनर्जी देंगे पर डे बच्चे को। अब वो आपसे पूछ लेगा, एक बच्चा है जो सेम से सफर कर रहा है, किससे, सेम से, तब उसको हम उसको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट करेंगे पर डे पर बॉडी केजी वेट, कितनी एनर्जी, 150 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। ओके। और प्रोटीन का इंटेक कितना देंगे हम उसे, पर केजी पर बॉडी। ये दोनों हमने बढ़ा दिए हैं, क्यों बढ़ा दिए हैं पता है ना। हाँ, एक नॉर्मल व्यक्ति को कितने प्रोटीन पर डे आवश्यकता पड़ती है, 1 से लेकर 1.25 ग्राम पर डे बताया था। ओके। और कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब देखिए ये चीज याद रखना, ये एसेंशियल पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं कि फॉलोइंग 10 एसेंशियल पॉइंट स्टेप्स ट्रीटमेंट ऑफ इनपेशेंट सेम। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है वो सेम से सफर कर रहा है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सफर कर रहा है, तब हम कितनी इसेंशियल स्टेप्स यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम पेशेंट या सेम चिल्ड्रन। सेम्स का सफर करने वाला कोई बच्चा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कितनी स्टेप फॉलो करनी होती है, 5, 7, 8, 10। ओके। अब देखिए 10 स्टेप्स में हम क्या क्या करते हैं, इसके पॉइंट याद रखना इंपोर्टेंट है, वो कोई एक्सेप्ट पॉइंट देकर आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कौन कौन सा, पहला है ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चे का हाइपोग्लाइसीमिया को क्या करना है हमें। अब मुझे जल्दी से बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई देना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, पता है किसी को। शुगर, बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या हो जाना, कम हो जाना, कितने से कम हो जाना, कितने से कम। ग्राम नहीं होगा, एमजी रहेगा, ये ग्राम नहीं रहेगा, एमजी। एमजी, ये रहेगा एमजी। ठीक है। तो बच्चे का हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना, प्रिवेंट करना। दूसरा, ट्रीट या प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब, हाँ, उसको हाइपोथर्मिया से बचाना, टेम्परेचर कम ना हो जाए। अच्छा, जब बेबी का जन्म होता है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तब उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, कितना रहता है नॉर्मल, डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट, ट्रीट और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, किस चीज से, किस चीज को ट्रीट करना है, डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम उसे मोर फ्लूइड कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, साथ में हम उसे क्या देंगे, और ओ आर एस। ओ आर एस का पूरा बताओ जल्दी। ओके। मोस्टली किस में देते हैं, ये किस किस बीमारी में देते हैं, किस में देते हैं, डायरिया में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, कोरिलेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और हमें किसको बैलेंस करना होता है उसकी बॉडी में,
इलेक्ट्रोलाइट्स को टू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, किससे बचाना होता है? इन्फेक्शन से। करेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, किसको करेक्ट करना होता है, सही करना होता है? जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उसकी बॉडी में कमी हो गई है उनको करेक्ट करना होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, जो डिफिशियंसीज हो गई हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कोशियस फीडिंग। कोशियस फीडिंग कौन सी रहेगी? कोशियस फीडिंग का मीन्स होता है सतर्कता के साथ या ध्यान के साथ हमें उसके लिए ऐसी डाइट बनाना होगा, ऐसी डाइट मेन्यू प्लान तैयार करना होगा जिसमें सभी चीजें रहें और उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट अचीव कैचअप ग्रोथ। और हमें किस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? वो अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। बच्चे को क्या क्या देना है? खेलना है, खिलौने देना है जिसके कारण क्या हो, उसका सेंसरी स्टिमुलेशन अच्छा हो, बड़े और साथ में वो इमोशनली सपोर्ट हो मिले उसे, ठीक है, और उसकी एपेटाइट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर फॉलो अप आफ्टर रिकवरी। जैसे ही बच्चा रिकवर हो गया उसके बाद हमें उसको घर वालों को क्या करना है? फॉलो अप करना है उनका, ठीक है। पता चला उसकी छुट्टी कर दी और घर दोबारा से पता चला 15-20 दिन बाद वो दोबारा आ गया है। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या करेंगे? प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, फूड सप्लीमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन, जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए चाइल्डहुड ओबेसिटी। किस चीज के बारे में अब देखने वाले हैं हम? चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चे में पाई जाने वाली ओबेसिटी, ठीक है। देखिए ओबेसिटी, हाँ, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा रुकिए, ब्रेक हो रही है तो मुझे अभी बताना। अब सही से आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या देखते हैं कि जो चाइल्ड, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, गोलू मोलू सा दिख रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिसकी एज है पता चला 2 साल या 3 साल जिसकी उम्र है, लेकिन उसका वेट देखोगे तो वेट उसका कैसा मिलता है आपको? हैवी ओबेसिटी वाला बच्चा देखे हैं कि नहीं? नहीं देखा तो देख लेना। ओके, अब देखिए हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं बच्चे के। जो ओबिस चाइल्डहुड जो ओबिस रहेगा, ओबिसिटी पाई जाएगी उसमें। द टर्म ओवरवेट रेफर्स टू एक्सेस बॉडी वेट फॉर अ पर्टिकुलर हाइट, या फिर ओबिसिटी रेफर्स टू एक्सेस बॉडी फैट। ओबिसिटी का मीन्स क्या है कि जो बच्चा है उसकी बॉडी में क्या हो गया है, उसका वजन है जो वो बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर उसकी बॉडी वेट या बॉडी में जो फैट है वो क्या हो गया है, ज्यादा अमाउंट में क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है। ओके, नेक्स्ट आगे देखना। बोथ द कंडीशन रिजल्ट मेनली फ्रॉम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सेस इनटेक ऑफ कैलोरी। इन दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगी? हेलो, कम हो जाएंगी। एंड एक्सेस इनटेक ऑफ कैलोरी, और मैं आप खुद इस चीज को देखिए, बस सिर्फ बच्चा क्या है, कोई हाथ पैर नहीं चला रहा, कुछ खेल नहीं रहा, सिर्फ लेटा हुआ है, आप उसे खिलाते जा रहे हो खिलाते जा रहे हो,
एक आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक तस्वीर या एक पिक्चर है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है। एक ऐसा ही बच्चा बैठा होता है और एक माँ है, और जो माँ उसको क्या पिलाती रहती है? बो, बोतल से दूध पिलाती है, और जोक पे नीचे लिखा रहता है कि ये है माँ का प्यार। बच्चे बैटरी फुल चार्ज होने पर भी मोबाइल चार्जिंग पर रखा रखा है, देखा है कि नहीं? हेलो। ओके, नहीं देखा तो समझ लो नहीं देखा तो देखो, ये समझ लो, अगर मुझे मुझे मिलता है तो मैं भेजूंगा। ये गोलू मोलू सा बेबी है, ये फुल चार्ज है। इसके बाद भी माँ इसको खिलाई पिलाई जा रही है, और खिला रही है और पिला रही है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। In obese children, puberty starts little earlier than their lean period, lean peers. और ऐसे बच्चों में जो प्यूबर्टी है वो अन्य जो उसके साथी रहते हैं बच्चे, तो उनसे जल्दी आ जाती है। ओके, हेलो। अच्छा, मुझे ये बताइए, गर्ल्स में प्यूबर्टी एज कितनी है? 10 to 19 ईयर। ये एडल्ट से कितने से कितना? 11, लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 11 या 12। ओके, ठीक। और बॉयज में गर्ल्स के 1 साल बाद आती है प्यूबर्टी। कितने साल बाद? तो मतलब बॉयज का कितना रहेगा, 12 टू। ओके, लेकिन अब यहाँ पूछ रहे हैं अगर ओबेस चिल्ड्रन है, मोटा बच्चा है, तो उसमें जो प्यूबर्टी आएगी वो कितनी आ जाती है? थोड़ी पहले आ जाती है। ओके, ठीक है। लिटिल अर्लियर देयर लीन पीयर। If there are endocrine causes of obesity, weight loss may occur with treatment. अगर कोई एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी है जिसके कारण ओबेसिटी हो गई है, तब हम उसे ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो गई है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। ओके, हेलो, क्लियर हुआ? ओके, अब देखते हैं असेसमेंट कैसे करेंगे ओबेसिटी का। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ सिम्टम रेदर देन डिजीज। ओबेसिटी क्या है, सिम्टम्स है, डिजीज है या साइन है? हेलो, वो आपसे पूछेगा पूछेगा। ओबेसिटी इज अ ओबेसिटी इज अ साइन, सिम्टम, डिजीज, सिंड्रोम। सिम्टम, क्योंकि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साइन जो हम मैं क्या करेंगे, जो पेशेंट बताएगा, तो ओबेसिटी दिख जाती है या पेशेंट बताता है तब समझ में आती है? दिख जाती है। ओके, आगे बढ़े। इट मे बी अ प्रीकर्सर फॉर अदर डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज फॉर द। और कभी कभी ऐसा होता है, जो ये ओबेसिटी बढ़ रही है उनके कारण भी हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो उसकी फैमिली में पाए जाते हो पहले से? हाँ, ओके। मान लीजिए उसके पेरेंट्स को डायबिटीज हो, कार्डियक हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की दिक्कत हो, या फिर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो, डिजीज हो, तो ऐसी का चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे में भी ओबेसिटी उस टाइम पर शो हो सकती है। ओके, जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, उसमें एक हाथी हाथी होता है, हाथी। उसका लड़का और उसकी वाइफ देखिए, वो दोनों भी कैसे होते हैं? सेम टू सेम, जैसे मम्मी पापा वैसा ही बच्चा होता है कि नहीं?
ठीक है, इतने से याद रहेगा। हाँ, तो इतने से इस बात से तो याद रहेगा ना कि भूल जाओगे। अब देखिए असेसमेंट की कौन कौन सी टेक्निक है या किस किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला रेट ऑफ वेट गेन। हमें ये देखना है कि जो बच्चे का जो है उसका वेट किस दर से किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ओके। दूसरा, पैटर्न्स ऑफ लीनियर ग्रोथ, कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से चल रही है। ओके। नेक्स्ट, माइलस्टोन्स देखना है, बच्चे का माइलस्टोन्स किस प्रकार से हो रहा है। माइलस्टोन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। हेलो। माइलस्टोन्स होता है जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चे को हर एक स्पेसिफिक टाइम पर बच्चा कुछ नई चीजें सीखता है। ऐसे जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो सोशली स्माइल कितने मंथ के बाद करने लगता है, कोई बताएगा मुझे। 3 मंथ के बाद सोशली स्माइल देने लगता है। 5 या 6 महीने के बाद बच्चा बैठने लगता है कि नहीं। ओके। तो इसी प्रकार से 1 डेढ़ साल के बाद बच्चा पकड़ के खड़ा होने लगता है, धीरे धीरे चलना सीख देता है। और 2 ढाई साल में बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है बिना गिरे। ठीक है। फिर वो टॉयज वगैरह रहते हैं उनको पकड़ने लगता है। ये चीजें बचपन से और बड़े तक बच्चा जो धीरे धीरे सीखता है एक स्पेसिफिक एज में, कि इस एज में वो ये चीज सीखेगा, इस एज पर वो यह चीज सीखेगा। दैट इज कॉल्ड माइल स्टोन्स। ओके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एपेटाइट एंड लाइफ स्टाइल, और क्या देखनी है उसकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है और खान पान उसका किस तरीके का है। ओके। हेलो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड डाइटरी इंटेक, टाइम स्पेंट ऑन exercising, watching TV and other indoor activities such as reading, computer work and games, video games etc. और हमें यह भी देखना है, रिकॉर्ड करना है कि उसकी डाइटरी इंटेक कैसा है, खान पान कैसा है, कितना टाइम में कितने बार खाता है वो एक दिन में। ठीक है। कितना टाइम वो एक्सरसाइज को दे रहा है, कितना टाइम वो मीन्स टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है, ऐसी चीजें कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, ask for episodes of headache, visual disturbances, menstrual disturbances in girl। और हमें गर्ल्स में और क्या देखना है, उसका हेडेक वगैरह तो नहीं होता है ना, विजुअल डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल जो डिस्टरबेंसेस तो नहीं आ रहे हैं या हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, inquire about family history of obesity, thyroid disease disorders, diabetes mellitus, hypertension, heart disease। और हमें इंक्वायरी करना है कि उसकी फैमिली में पहले किसी को या मम्मी पापा दादा दादी को कोई भी ओबेसिटी से रिलेटेड कोई हिस्ट्री तो नहीं रही, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं रही, किसी को डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं था, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं थी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं थी। ओके। हेलो। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद असिस द फॉर द कल्चर ईटिंग पैटर्न, हम ये असिस करेंगे कि उसका कल्चर पैटर्न किस प्रकार का है, खान पान का तरीका उसकी किस प्रकार का है। मेजर द हाइट एंड वेट टू डिटरमाइन द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, और हम उसकी हाइट और वेट को मेजर करेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल से कितना ज्यादा या कम आ रहा है। ठीक है। वेट कितना ज्यादा आ रहा है, कितना डेविएशन है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखेंगे प्लॉट द वेट फॉर हाइट एंड कैलकुलेट बीएमआई, और हम ये भी देखेंगे कि उसका हाइट और वेट कितना है और जिसके कारण हम क्या कैलकुलेट कर पाए उसका, क्या कैलकुलेट कर पाए। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फॉर्मूला बताइए जल्दी।
क्या? वेरी गुड। वेट इन के किलोग्राम अपॉन या बटे में हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, इंपोर्टेंट है, याद रखना। बीएमआई का फॉर्मूला वो पूछ सकता है आपसे। वो यह भी पूछ सकता है कि बीएमआई निकालने में हम जो हाइट लेते हैं वो किस में लेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किस में? ओके। और वजन किस में रहेंगे, किलोग्राम में, ग्राम में, पौंड में, किस में? किलोग्राम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, जल्दी से कोई बताएगा मुझे? हाँ बताइए। वेरी गुड, ये नॉर्मल बीएमआई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेक वाइटल साइंस इंक्लूडिंग बीपी, लुकिंग फॉर द, हाँ ये इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना यहां पर ये टर्म, एकांथोसिस निग्रिकेंस। क्या नाम है? नाम पढ़िए, एकांथोसिस निग्रिकेंस। क्या है? एकेंथोसिस निग्रिकेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो जो बच्चा है उसका हाइपर पिगमेंटेड वेल वेलवेटी फोल्ड्स ऑफ स्किन पाए जाए बिहाइंड द नेक, एक्जिला, ग्रोइन, और उसकी गर्दन के पीछे, ठीक है, एक्जिला पर, उसकी आर्म पे और ग्रोइन पे, पैरों पे, जो देखिए स्किन के फोल्ड बन जाते हैं, देखे कि नहीं? तो स्किन के फोल्ड जब बहुत ज्यादा, चर्बी बहुत ज्यादा मोटे होते, तो देखना उनकी जांघें जो रहती हैं वहां, जांघों के पास में, हाथों की बगल में या फिर गर्दन पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो स्किन के फोल्ड बनने लगते हैं, बन जाते हैं कि नहीं? उन स्किन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं वो आपसे पूछ लेगा। हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी फोल्ड्स ऑफ द स्किन बिहाइंड द नेक, एक्सिला, ग्रोइन, दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? एक्थोसिस निग्रिकेंस। ओके, एंड दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस। और ये मेनली किससे एसोसिएटेड रहते हैं? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस से के कारण यह हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, रेफर टू द हायर फैसिलिटी फॉर द हार्मोनल टेस्ट। और हार्मोनल इंबैलेंस के कारण अगर ऐसा हुआ है, अगर हमें लग रहा है, तो हम उसे हार्मोनल टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, आगे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, असेस प्यूबर्टल स्टेटस एंड गायनेकोमास्टिया इन बॉयज। प्यूबर्टल स्टेटस देखने के लिए, या फिर बॉयज है उनमें गायनेकोमास्टेसिया हो गया है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ गायनेकोमास्टेसिया या गायनेकोमास्टेसिया, बताइए। हाँ गुप्ता जी बोलिए। मतलब फीमेल जैसे साइन आना बॉयज में, गर्ल्स जैसे साइन आना, गलत। क्लियर करें और क्लियर बताएं, और क्लियर बताएं। हाँ, एनलार्जमेंट टू द ब्रेस्ट। ओके, मेल्स या बॉयज के अंदर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। ओके, एंड एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड काउंसिल, और उसकी रिपोर्ट एनालाइज करना और उसकी काउंसिल करना। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? नहीं, क्लियर। कल कल से हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओके, और मेरा टारगेट ये है कि कल जो है, कल के बाद एक, हम एक पेज, दो पेज, तीन, कल हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और मैं आपको कुछ घर से काम दे रहा हूं, वो आपको करना है। ओके, हेलो, हेलो, सभी लोग गौर से सुने, आपका काम क्या है, मैनेजमेंट ओबेसिटी में आपको कल पढ़ाऊंगा। ओके, इसके बाद आपको यहां से कुछ दिख रहा है क्या लिखा हुआ, गौर से देखिए, ये दिख रहा है क्या?
क्या लिखा हुआ है, कोई मुझे रीड करके बताओ। कृपया जल्दी रीड करें। विटा हमने विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसीज पढ़ ली थी या नहीं? इनको आपको पढ़ के आना है, घर से पढ़ना है। मैं इनके रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, ओके। विटामिन ए डेफिशिएंसी है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विटामिन बी डेफिशिएंसी है, उसके बाद आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी पढ़ लिया कि नहीं, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओके। साइन एंड सिम्टम्स, और आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, उसके प्रिवेंशन मेजर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्रिवेंशन। और कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा साथ में आपका नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ओके। और कल हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट 5, फूड बॉर्न डिजीजेस एंड फूड सेफ्टी, ओके। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको घर से काम दिया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई ऐसी चीज जो मैंने नहीं पढ़ाई और मैंने आपको घर पे बर्डन दे दिया है? तो सभी लोग ये टॉपिक कल कंप्लीट करके लाएंगे। इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपसे पूछूंगा। और कल हमारा थोड़ा सा रह गया है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ओबेसिटी मैनेजमेंट, वो बताने के बाद हम फूड बॉर्न डिजीज स्टार्ट करेंगे, ओके। और मैं थोड़ी सी अपनी क्लास की स्पीड जो बढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि अब हमारी फूड बॉर्न के बाद सब एनसीडी डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज, जो मलेरिया वगैरह जो हमने ज्यादातर पढ़ा है, तो और हम उनको थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए, तो फिर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ आज की क्लास, ओके। और सभी लोग याद रखें, 15 तारीख के बाद जिसका पेमेंट नहीं आया, मैंने 15 तक बढ़ा दिया, उसके बाद मैं क्लास से रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा, ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, तो मुझसे पर्सनली कॉल करके बात करके क्लियर कर सकता है, ओके। ओके, चलिए, बाय, गुड डे।